मैंने इस वक्त गायत्री मंत्र को और सूरह फातिहा को मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। उसकी वजूहत ये पता नहीं रामायण और गीता कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। आर्मी को बुरा बोलेगा वो मुल्क का गद्दार हो जाएगा। आपने जो खुल के बातें की हैं इससे आप क्या समझते हैं, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है? जान का तो ख़तरा, क्योंकि आपने बातें बड़ी खुल के की हैं। जान को तो ख़तरा हर एक को है। कौन कौन महफूज है? हम महफूज ही तो नहीं है ना, ये तो मसला है। हम महफूज नहीं है और एक लिमिट तक हर चीज़ होती है। अब हर चीज़ लिमिट से क्रॉस हो गई है। जितनी भी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, बताई हैं, इसमें मेन जो बॉस बैठा हुआ है वो एक आर्मी चीफ बैठा हुआ है। अब उसको जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो माशाल्लाह हमारे बरतानिया वाले, अमेरिकन्स, आले सऊद, ये तमाम लोग हैं। इनका इन्फ्लुएंस है कि जो सबसे बड़े बैठे हुए हैं वो एक जर्नल्स आर्मी के आते हैं। उनकी जो तरबियत, कसूर उनका भी इतना नहीं है, क्योंकि जो उनकी तरबियत होती है उसमें यह कि जी आर्मी लाइफ इज़ आर्मी लाइफ, बाकी सिविलियन इज़ ब्लडी सिविलियंस। उनका ये कहना है। उनके जहनों में जो बताया गया है वो पब्लिक को ट्रीट ही उसी तरीके से करते हैं कि अगर आप कंपेयर दूसरे मुल्कों से करते हैं, उसका पैसा भी माशाल्लाह जो हमारे जर्नल्स बैठे हुए हैं उन्हीं की जेबों में चला गया होगा। तो हमारे गरीबों का या पब्लिक का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना उन बेचारों को पता है। ये तो आपने बता दिया तो बड़ी मेहरबानी है, वरना यहाँ तो किसी को भी नहीं पता ये कितनी खजूरें टनों में आई हैं, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, हमने कितनी औरतों को, गरीबों को देखा यहाँ पे। भिखारी बार बार एक जगह पे 3-3 4-4 भिखारी 5 मिनट बैठो तो आ जाते हैं। और वो मज़े की बात है, आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे, वो आपसे बोल रहे हैं कोई खाना खिला दो, कोई बोल रहा है चाय पिला दो। मतलब ये है कि आपने उनसे वो हक भी छीन लिया। इंडिया के अंदर आप जाते हैं तो एक गरीब कम से कम आराम से खाना खा के तो सो जाता है, वो किसी से ये नहीं बोलता कि मुझे खाना खिला दो या कुछ कर दो। वंस इन अ ब्लू मून आप किसी को देखते हैं कोई ऐसा आपको मिल गया, वरना तो उनके लिए कम से कम इतना है कि वो अपना खाना पीना आराम से कर सकते हैं, जबकि उनकी आबादी में और हमारी आबादी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मैं आपको तो बताऊँ, इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पहले चूरन बेचा जाता था सोशल मीडिया से पहले, अभी तो सोशल मीडिया आ गया, हर किसी को हकीकत पता चल जाती है। पहले ये जो सोर्स नहीं था किसी के पास, तो यहाँ पे ये चूरन बेचा जाता था, अखबारों के अंदर छपता था कि इंडिया के अंदर 30 करोड़ लोग चूहे खाते हैं। 30 करोड़ लोग इंडिया के अंदर चूहे खाते हैं, हैरत वाली बात। ये अखबारों में यहाँ पे छपता था और ये कहा जाता था 20 करोड़। कंपेयर नहीं करेंगे और चेंजेस नहीं लेकर के आएंगे, ये चीज़ें कभी भी तब्दील नहीं। ये चीज़ें कंपेयर करने के लिए हमने अपने चैनल का नाम कंपैरिजन टीवी रखा है। PI है जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई थी, आपका PI है पूरे यूरोप में बैंड हुआ हुआ है। अब आप PI है कि आपने देखे एयर होस्टेस जो कनाडा के अंदर स्लिप हो रही है, लगातार कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। अभी पिछले दिनों भी एक एयर होस्टेस स्लिप हुई है कनाडा के अंदर। वो तो शुक्र है कि अभी तक एयर होस्टेस स्लिप हो रही है। आप उस वक्त से पनाह मांगे कि जब पायलट ही स्लिप हो जाएंगे, जहाज़ खड़ा हुआ होगा और पायलट ही गायब होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि इस मुल्क का क्या हाल किया हुआ है। एक आम बच्चे से भी अगर आप जाकर के पूछेंगे तो आजकल मीडिया इतना फास्ट है कि उसको पता है कि जी हमारा इस मुल्क में फ्यूचर ही कोई नहीं है। अब सिर्फ वही है कि जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, तनख्वाह लो और घर में बैठो। ना आपके पास गैस है, ना आपके पास पेट्रोल है, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना आपके पास खाने की कोई चीज़ है, ना आपके पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज है तो निकालने के ज़खायर नहीं है, चीज़ें नहीं है आपके पास। हम लोग जो है वो संस्कृत ज़बान ही बोलते थे। रामायण और गीता जितनी भी हैं ये संस्कृत ज़बान के अंदर ही हैं। एक बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है संस्कृत जो बोली जाती है। माइग्रेशन करने के बाद जब राजा फतेहमल जैलम में आए, आप उसके अंदर जब सुनते हैं गायत्री मंत्र नंबर 1, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, क्या मतलब होता है इसका? चांद पे इस तरह पहुँच गए कि चांद के ऊपर ना हवा है, न चांद के ऊपर, ना आपको चांद के ऊपर सड़कें मिलेगी, न चांद के ऊपर गैस मिलेगा, न बत्ती मिलेगी, न पानी मिलेगा। तो पाकिस्तानी जो चांद के ऊपर ऑलरेडी, इंडिया कहाँ से चांद पे पहुँच गए? पाकिस्तानी तो 70 साल से चांद पे रह रहे हैं। पाकिस्तान तो है ही ना, चांद भी तो है। आपके इधर आपके पास क्या सहूलत है मुझे बता दें आप? आपके पास कोई भी सहूलत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है BJP, इंडिया की मोदी सरकार की जो है, ठीक है ना, दुनिया की सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात BJP है जो इंडिया के पास है। इंडिया में जो आज तक स्टेबिलिटी है ना, उसके कुछ वजूहात हैं, जो ये कि इंडिया कोई चाहे ना चाहे उसे BJP को वोट देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वजह से। और क्यों ना दे, और अगर वो दे रहे ना, वो चाहे बदमाशी से वोट ले रहे हो या किसी भी चीज़ से, वो काम लाजमी कर रहे हैं भाई। उन्होंने अपनी आवाम को खुश रखा है, बात सारी है। ना तो फ़ौज इसमें ज़िम्मेदार है, ना सियासी लीडरान। हालांकि उन्हीं की कॉलों पर आके यहाँ पे लोगों ने धरने दिए और इस मुल्क को तबाह किया है। कितनी बसें जली हैं पिछले 8 महीने के अंदर? कितने रक्शे जले हैं यहाँ पर? कितने लोगों ने अपने घरों के अंदर फांसियाँ लगाई हैं? कौन ज़िम्मेदार है इसका? आप मुझे बताइए ना, कौन ज़िम्मेदार है? पब्लिक ज़िम्मेदार है। किसी फ़ौजी, जनरल, कर्नल या किसी सियासतदान ने आके फंदा लेके बंदा लटका दिया? हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हमने कंपैरिजन किया, आपने देखा
क्रिकेट के ऊपर भी हमने बात की, PSL के ऊपर बात की, IPL के ऊपर बात की और प्राइस का कंपैरिजन किया। इस वक्त रमज़ान के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने 100 टन खजूर पाकिस्तान को दिए और इंडिया के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। 100 टन खजूर और $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट, आप देखें कितना बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान को एक किस्म की ये भीख ही समझे आप, रमज़ान के अंदर सऊदी अरब ने दिए और इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट किए। आज हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास मौजूद हैं, पूछेंगे पाकिस्तानी रिएक्शन क्या है, क्या सोचती है पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर के पाकिस्तान के अंदर क्यों फ़ॉरेन कंट्री इन्वेस्ट नहीं कर रहे बड़े पैमाने पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है। दिन ब दिन अगर हम देखें दूसरी कंट्रियों को तो दिन ब दिन कंट्रियाँ ग्रो करती हैं, इकोनॉमी में भी और डिफेंस में भी, हर चीज़ में, लेकिन हमारी जो कंट्री है ये दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। क्या वजह इसकी पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे। सर जी आप बताएं ना, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 100 टन खजूरें सऊदी अरब ने एक किस्म की भीख ही हमें दी है रमज़ान के अंदर, और इंडिया के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। क्या समझते हैं क्यों पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती फ़ॉरेन कंट्रियाँ, ख़ास करके सऊदी अरब? फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन की वजह से शायद मेरी बात की वैल्यू आ जाए, सही है, समझने का मौका मिले जितना अच्छे तरीके से। देखें, मैं मर्चेंट नेवी से हूँ, मर्चेंट नेवी से शिप्स पे काम करता हूँ। नेवी में आप हाजिर सर्विस? जी नेवी नहीं, ये मर्चेंट नेवी कहलाती है। मर्चेंट नेवी कुछ प्राइवेट है? ये प्राइवेट शिप्स होते हैं जिनके ऊपर काम करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये शिप्स ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट मुल्कों का कल्चर, वहाँ का इकोनॉमिकल हिसाब किताब, जो कुछ भी है हम लोग ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं ये शिप? जी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट किस्म का कार्गो हम लोग लेके जाते हैं, जो भी है हम लोग वो उसके ज़रिए दूसरे मुल्कों तक पहुंचाते हैं। अब इतना घूमने के बाद सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, 2016 मेरा पहला शिप था, सही है। 2016 अराउंड उस टाइम पे जो डॉलर था $110 का था, सही है। जब फर्स्ट शिप करके मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर आटा चीनी दाल हम लोग तो लेने के लिए जाते हैं घर के, सही है। वहाँ जाता हूँ तो पहले की मुनासबत मुझे तकरीबन 40 रुपये तेल के ऊपर मिलते हैं, मुझे ख़रीदना पड़ता है 40 रुपये ऊपर। ये मेरी गलती नहीं है। आई एम जनरेटिंग अ गुड रेवेन्यू फॉर पाकिस्तान। मैं डॉलर्स अंदर लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान में, सही है। हमें डॉलर्स में ही सैलरी मिलती है। बाहर मुल्क जितने और भी सऊदीया, दुबई, ओमान, वो उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से कमा के यहाँ पर लेके आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पाकिस्तान में। हमारा मेन मसला ये जो आपने बात की खजूरों का मसला नहीं है, मसला है हमारी सोच का और हमारी एक इमेज जो पूरी दुनिया के सामने हमने एक डेवलप कर दिया है ना, अपनी एक इमेज कंस्ट्रक्ट कर दी है, उसका मसला है, हमारी सोच का मसला है। ये इमेज किसने ख़राब की? ये गवर्नमेंट लेवल पे ख़राब हुई है या पब्लिक ने ख़राब की है ये इमेज? अगर देखें ना, पब्लिक के अंदर भी बड़े मसाइल हैं। सऊदी अरब के अंदर ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी सफ़ीर ने एम्बेसी के अंदर पाकिस्तानी जाके उनके आगे हाथ जोड़े हैं कि यहाँ पे 90% जो बेगर्स आते हैं, भिखारी आते हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वो तंग आ गए पाकिस्तानी भिखारियों से, जेलें बढ़ गई हैं। ये तो अभी सऊदीज़ कर रहे हैं ना। दुबई, हर बंदा दूसरा उठ के दुबई जा रहा है आज, सही है, क्योंकि आसानी से जॉब्स मिल रही हैं वहाँ पर। अभी रिसेंट ही मेरे ख्याल में 8 या 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। सर जी दुबई, आपको शायद पता नहीं होगा, इस वक्त दुबई ने पाकिस्तानियों को बैन लगाए हुए, वर्क वीज़ा नहीं मिल रहे इस टाइम पे। क्यों है? उसकी वजह है, आप जाके ऑनलाइन सर्च कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, ऑन रिकॉर्ड है। वहाँ का जो पुलिस का बड़ा है या आर्मी का बड़ा है, नहीं है लेकिन वर्दी में था, सही है। तो वो आके वो बंदा सामने कहता है कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों, आप लोग नस्वार और गुटके रोड पे थूकना छोड़ दो। हम लोग रोड साफ़ कर करके थक चुके हैं। यहाँ पे ज़रा आप रोड पे ज़रा लगाइए कैमरा, अगर घुमा सकें दिखाएं। हम लोग सब जानते हैं ऑलरेडी, हमारा ये रहन सहन का तरीका है। हम लोग किसी जंगल में रहते हैं या सिविलाइज लोग हैं? फिर बात करते हैं हम लोग हकूक़ की। आप ज़रा ये दिखाइएगा ना, इस तरफ ये हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कैमरा अगर घुमाते हैं, ये गंदगी में बैठे हुए हम लोग इस टाइम पर, या हमारी मेंटली हम लोग फरसूदा हाली के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग कंस्ट्रक्ट होना ही नहीं चाहते ना। और ये मैं आपको बता दूं, मैं कराची शहर के अंदर मौजूद हूँ। ये वो शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बिल्कुल, आप यहाँ पर घुमाएँ, 8 से 9 बच्चे यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। किसकी गलती है? पब्लिक की है ना। तो फ़ौज इसमें ज़िम्मेदार है ना सियासी लीडरान। हालांकि उन्हीं की कॉलों पर आके यहाँ पे लोगों ने धरने दिए और इस मुल्क को तबाह किया है। कितनी बसें जली हैं पिछले 8 महीने के अंदर? कितने रक्शे जले हैं यहाँ पर? कितने लोगों ने अपने घरों के अंदर फांसियाँ लगाई हैं? कौन ज़िम्मेदार है इसका? आप मुझे बताइए ना, कौन ज़िम्मेदार है? पब्लिक ज़िम्मेदार है। किसी फ़ौजी, जनरल, कर्नल या किसी सियासतदान ने आके फंदा लेके बंदा लटका दिया ना। यह हमारी सोच है जो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। सिर्फ एक अना का मसला बना रखा है कि गलत बंदे का साथ देना है, क्योंकि हमारे पास जो भी कमेंट्स से वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और लोग हम पे सवाल करेंगे।
मैं आपके पास रिटर्न आता हूँ। आप थोड़ा सा ये इस चीज़ के ऊपर बताएं ना, ये रमज़ान के अंदर 100 टन खजूरें पाकिस्तान को वीक के अंदर सऊदी अरब ने दे दी और इंडिया के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। क्या वजह वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और यहाँ पे थोड़ी सी खजूरें डोनेट की जा रही हैं? सबसे पहले मेरा पैगाम सुनने वाले वो लोग जो मुस्बत सोच रखते हैं उनको मेरा सलाम है। मोहम्मद हसनैन साहब, आपके चैनल पर हमारा ये पैगाम जिन लोगों की तरफ जा रहा है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आपको मैं एक बात बताऊँ, आपने पता नहीं रामायण और गीता कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उनकी रामायण और गीता के अंदर वही तमाम पैगामात दिए गए हैं जो हमारे कुरान पाक में दिए गए हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील में भी दिए गए। अल्लाह ताला ने किसी भी इस्लामी किताब, जैसे हमारी 4 इस्लामी किताबें या किसी भी मज़हब की किताब, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया है चोरी करें, ज़िना करें, मर्डर करें। ऐसा कोई भी काम किसी भी इस्लामी किताब या मजहबी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, क्या आप मुझे बताएँगे अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी कर सकते हैं किसी भी कौम को बग़ैर नबी के या बग़ैर दावत के छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। इस तरीके से जो अगर रामायण और गीता इनके पास उतरी हैं, इंडिया वालों के पास, भारत के अंदर, तो वो भी किसी न किसी पैगाम के ज़रिए पहुँचाई गई हैं। अल्लाह ताला के ही पैगाम है वो भी। आप उसके अंदर जब सुनते हैं गायत्री मंत्र नंबर 1, ओम भूरु भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आप इन दोनों के ट्रांसलेशन करके दोनों को टैली कीजिएगा, दोनों में एक ही मकसद है। उसमें कहा जाता है, हमारी तरफ कहा जाता है ए मेरे रब मैं तेरी ही तारीफ़ करता हूँ, वहाँ कहा जाता है ए मेरे रब मैं तेरी अर्चना करता हूँ। हमें सीधे रास्ते पे चला, वहाँ भी यही लिखा है कि मुझे ऐसे रास्ते में ना चलाना जिसमें थल हो और कपट हो, यानी कि मतलब लालच हो। और हमारे यहाँ कहा जाता है ऐसे रास्ते पे ना चलाना जिसमें तूने गज़ब किया, ऐसे रास्ते पे चलाना जिन पे तूने अपनी रहमतें नाज़िल की हैं। इंडिया मतलब कि गीता और यहाँ पे सूरत फातिहा को आपने मिला लिया, ये मिलता जुलता? फातिहा को नहीं, मैंने इस वक्त गायत्री मंत्र को और सूरह फातिहा को मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। उसकी वजूहत ये हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने पैगाम से दूर नहीं रखा। वैसे ये चीज़ में देख के मेरे अंदर थोड़ी दिलचस्पी आई है कि सर को इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो वहाँ पे हिंदू मज़हब की किताब है उसमें क्या लिखे हुए, बाकायदा पढ़ के बताया। अच्छा, और आप बताएं ना। मैं राजपूत जंजुआ फैमिली से बिलोंग करता हूँ और प्रीवियसली हम लोग जो हैं वो संस्कृत ज़बान ही बोलते थे। रामायण और गीता जितनी भी हैं ये संस्कृत ज़बान के अंदर ही हैं। एक बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है संस्कृत जो बोली जाती है। माइग्रेशन करने के बाद जब राजा फ़तेह मल जैलम में आए, इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद से उनके बेटे थे राजा सुल्तान काला खान जंजुआ, जिन्होंने अटक के अंदर पनाह ली और अटक के अंदर फिर उनकी जो औलादें होती रही, मेरे परदादा राजा फ़िरोज़, फिर मेरे दादा राजा अकबर, मेरे वालिद साहब राजा निसार जो कराची माइग्रेट कर गया है, उसके बाद मैं भी कराची आया हूँ, मेरी पैदाइश कराची की है। तो खैर बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 3 पोर्ट दिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पहाड़ दिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म का फ्रूट अता किया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म की गंदम, रुई, तेल, पेट्रोल हमारी ज़मीनों में मौजूद है। आपको पता है क्यों हम नहीं निकाल सकते? क्यों दुश्मन ने हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा के रखी हैं? उसकी वजूहत सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है हसनैन साहब कि हम तरक्की ना कर जाएँ, और जिस दिन हम तरक्की कर गए उनको तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। इसराइल हमारे ख़िलाफ़ 2 मुल्कों को बहुत अच्छे तरीके से ताकतवर कर रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, लेकिन दुनिया की नज़र में ये लड़ाई जो है ना वो है। अमेरिका तो पहले से ताकतवर है, उसको उनको ताकतवर जिसने किया है आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। सर जी, अमेरिका तो 1 सदी से ज़्यादा ताकतवर, वो सुपर पावर है। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है 5 फैमिलीज़ जो इस वक्त वर्ल्ड रन कर रही हैं, वैसे तो अल्लाह ताला दुनिया को रन कर रहे हैं, लेकिन 5 फैमिलीज़ जो इस वक्त दुनिया को रन कर रही हैं वो कौन कौन लोग हैं? हु आर रॉथस्चाइल्ड कौन है जो लोगों ये अमेरिका पैसे के तौर पर तरक्की दे? वो अमेरिकन तो नहीं है, वो अमेरिका जो है जूस है, लेकिन वो मतलब अमेरिका बेस्ट है। वो ताकत प्रोवाइड करके उनको ताकतवर बना रही हैं। ड्यू पॉइंट्स का क्या काम है मुझे बता सकते हैं आप? वो हमारी खुराक को देखते हैं। मॉर्गन्स का क्या काम है आप मुझे बता सकते हैं? वो हमारे वेपन्स को देखते हैं। दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं मॉर्गन्स का इसका बड़ा अच्छा हाथ होता है। गल्फ़ कंट्री जिन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तान के ब्रदर हैं, और पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं और इंडिया को क्या दे रहे हैं, वो आप क्या कहना चाहते हैं सर जी कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया इंडिया पाकिस्तान के अंदर? इंडिया के अंदर अगर स्पेसिफिक सऊदी अरब की बात की जाए, इंडिया के अंदर वो $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं रमज़ान के अंदर, और पाकिस्तान के और रमज़ान के अंदर 100 टन खजूरें डोनेट किए हैं। क्या इतना बड़ा डिफरेंट किस वजह से, क्यों भिखारी बन के रह गए पाकिस्तानी? जैसे कि आपने सवाल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। इंडियंस का जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का एक्सक्यूज़ मी, वो बहुत ज़्यादा हाई है पाकिस्तान के रिलेटेड, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से अंदर निकला हुआ सुंदर पिचाई गूगल का CEO लग गया, यूट्यूब का CEO इंडियंस है, वर्ल्ड बैंक जिससे पाकिस्तान भीख मांगता है
उसका CEO इंडियंस है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियंस है। देखिए उसकी रीज़न है ये ना। सारे इंडियन एजुकेटर सिस्टम से निकले हुए हैं। अब जिन जिन लोगों की आपने बात करी, अगर उनका पर्सनली बैकग्राउंड देखेंगे तो वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे। पुअर फैमिली से गूगल का CEO निकला हुआ है। तो उसने जहाँ से ऑब्वियसली एजुकेशन हासिल करी है, तो जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इतना चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल रखा हुआ है कि जब हम निकालेंगे तो हमारा जो स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जहाँ पर भी जाएगा एटलीस्ट वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। जब वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑलरेडी उसमें उनकी मांग होगी, उसमें उनकी डिमांड होगी। आप फ्लाई करें किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर, किसी भी, सऊदी अरब की आपने एक बात करी, आप दुबई चले जाएं, शारजा चले जाएं, मस्कत चले जाएं, कतर चले जाएं, इन तमाम ही के अंदर जो जब आप लैंड करेंगे तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग आपको इंडियंस मिलेंगे, क्योंकि उनकी नंबर 1 कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, उनका स्टैंडर्ड एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। अब आइए बात खजूर की, क्योंकि हमारी जो औकात है, जो हमारा एक लेवल है, वो है ही खजूरों के बराबर। तो भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। तो वो आपको खजूर दे करके मंजन दे देते हैं इस चीज़ का, और जो हमारे टॉप क्लास एलीट क्लास लोग बैठे हुए हैं उनको वो कुछ पाउंड्स, कुछ डॉलर्स और कुछ दिनार और रियाल दे करके खुश कर देते हैं। तो जो बाकी जो तबका है उसको तो पता भी नहीं है कि कितनी खजूरें आई हैं। ये तो आपने बता दिया तो बड़ी मेहरबानी है, वरना यहाँ तो किसी को भी नहीं पता कि कितनी खजूरें टनों में आई हैं, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता और ही वो तो आ ही नहीं रही है। वो तो मेरा ख्याल है शायद एक कागज़ के ऊपर आई होंगी और कहीं और ही चली गई होंगी, और जो आ करके गई होंगी उसका पैसा भी माशाल्लाह जो हमारे जर्नल्स बैठे हुए हैं उन्हीं की जेबों में चला गया होगा। तो वो हमारे गरीबों का या पब्लिक का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना उन बेचारों को पता है। क्यों? उनको उनका स्टैंडर्ड ही उतना रखा हुआ है, उनको लगा करके रखा हुआ है कि भाई तुम सुबह उठो, नौकरी करो, घर में घुसो, बीवी बच्चों को पालो, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई दूसरी जॉब तलाश कर लो। भाई बीवी बच्चों को पालने की सकत ही नहीं है। यहाँ पर महंगाई के इन्फ्लेशन का ये आलम है कि एक बंदे की अफ्तारी का अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो 600 से 700 रुपये की बनती है, और पाकिस्तान के अंदर 9.5 करोड़ से ज़्यादा लोग 1000 रुपये से कम कमाते हैं या 1000 रुपये कमाते हैं। 9.5 करोड़ से ज़्यादा लोग, अभी 700 रुपये में एक बंदा जब अफ्तारी कर रहे हैं तो एक फैमिली कैसे अफ्तारी करेगी, और फिर वो लोग राशन कैसे खाएंगे, ईद कैसे मनाएंगे और अपने ख़र्चे कैसे पूरे करेंगे जब अफ्तारी ही नहीं कर सकते अपनी पूरी कमाई से। देखिए बात वही मैंने आपको जैसे बताई ना कि अगर आप कंपेयर दूसरे मुल्कों से करते हैं दूसरे मुल्कों में तो ये होता है ना कि भाई उन्होंने हर चीज़ एक रखी हुई है। एक बच्चा वहाँ से स्टडी करेगा, वहाँ से वो निकलेगा, उसके लिए आगे सारे कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई हैं, वहाँ जाके वो जॉब करेगा, वहाँ से वो पैसे कमाएगा और उसके बाद वो आगे निकल जाएगा। फिर क्या है कि जी हमारे ऊपर एक ऑलरेडी लेबल लगी हुई है। हमारे माशाल्लाह जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इतना बेवकूफ़ाना गेम खेला है कि हमारी पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर दिया। फिर दुनिया में भी आपका कोई ख़ास नाम नहीं है, ठीक है। वो दो तीन चार लोग जो बेचारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, वो तो बेचारे गुजर भी गए। दुनिया पाकिस्तान को भी भिखारी के नाम से पुकारती है। तो सऊदी अरब, दुबई, ये UAE की मैं बात करूँ, UAE, ओमान हो गया, कतर हो गया, जो पहले पाकिस्तान को थोड़े बहुत भीख दे देते थे, चाइना भी, अभी वो भी तंग आ गए कि ये बार बार भीख पे भीख मांगी जा रहे हैं, वो भी अभी उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए हैं। भाई देखिए मैं तो जो है वो सारा का सारा कसूर जो है ना इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं, जो इलेक्शन के लोग हैं जो बैठते हैं उनको दूंगा, उसके बाद अदलिया को दूंगा। और मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि ना तो अदलिया का कसूर है, ना जजेस का कोई कसूर है, ना जो है वो इलेक्ट्रल सिस्टम का कोई कसूर है। यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है जो है ही नहीं, और उनके जो सबसे बड़े बैठे हुए हैं वो एक जर्नल्स आर्मी के आते हैं। उनकी जो तरबियत, कसूर उनका भी इतना नहीं है, क्योंकि जो उनकी तरबियत होती है उसमें यह कि जी आर्मी लाइफ इज़ आर्मी लाइफ, बाकी सिविलियन इज़ ब्लडी सिविलियंस, उनका ये कहना है। उनके जहनों में जो बताया गया है वो पब्लिक को ट्रीट ही उसी तरीके से करते हैं। अच्छा, अब जितनी भी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, बताई हैं, इसमें मेन जो बॉस बैठा हुआ है वो एक आर्मी चीफ़ बैठा हुआ है। अब उसको जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो माशाल्लाह हमारे बरतानिया वाले, अमेरिकन्स, आले सऊद, ये तमाम लोग हैं। इनका इन्फ्लुएंस है। जो आदमी
आर्मी को बुरा बोलेगा वो मुल्क का गद्दार हो जाएगा। हमारे तो आबा अजदाद जो थे वो अपना सब कुछ कटवा करके इस मुल्क के लिए हाजिर हुए। जब यहाँ पे लोग सो रहे थे तो हम कुर्बानियाँ दे करके आ रहे थे। जब सुबह उठे तो लोगों के दूसरे सूबे वालों को पता चला जी पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। जिन्होंने मुल्क बनाया अब्दुल कदीर खान, रात में जाके उनकी तदफीन हो रही है, वरना ना तो कोई। और ये इंडिया के साइंटिस्ट को देखें, अब्दुल कलाम एग्जैक्टली प्रेसिडेंट बनाया इंडिया ने उसे। वही मैंने आपको बताया ना फ़र्क कि जी आपको डिक्टेट। एटमी साइंसदान की बात कर रहा हूँ, ये अगर किसी को नहीं पता है तो। एग्जैक्टली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे साइंटिस्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने जो इस मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी है, इसी वजह से आप मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जो हैं आपके जो एशिया के ख़ित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, उनसे आप अभी तक सिर्फ इसी वजह से डर के बैठे हुए हैं कि जी आप रिटेलिएट कर सकते हैं, आपके पास एटमी ताकत है। वरना मेरा ख्याल है कि इसके अलावा तो आपके पास रह कुछ नहीं किया। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आएगी, इन्वेस्टर आएगा, उसको चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी। आपकी जो भी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है सुजुकी वाले वो भी बंद करके जा रहे हैं। अब तो कोई जितनी ऑलरेडी आपका स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है। PIA जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई थी, आपका PIA पूरे यूरोप में बैंड हुआ हुआ है। अब आप PIA के आपने देखे एयर होस्टेस जो कनाडा के अंदर स्लिप हो रही है, लगातार कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। अभी पिछले दिनों भी एक एयर होस्टेस स्लिप हुई है कनाडा के अंदर। वो तो शुक्र है कि अभी तक एयर होस्टेस ही स्लिप हो रही हैं। आप उस वक्त से पनाह मांगे कि जब पायलट ही स्लिप हो जाएंगे, जहाज़ खड़ा हुआ होगा और पायलट ही गायब होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि इस मुल्क का क्या हाल किया हुआ है। एक आम बच्चे से भी अगर आप जाकर के पूछेंगे तो आजकल मीडिया इतना फास्ट है कि उसको पता है कि जी हमारा इस मुल्क में फ्यूचर ही कोई नहीं है। अब सिर्फ वही है कि जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, तनख्वाह लो और घर में बैठो। ना आपके पास गैस है, ना आपके पास पेट्रोल है, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना आपके पास खाने की कोई चीज़ है, ना आपके पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज है तो निकालने के ज़खायर नहीं है, चीज़ें नहीं है आपके पास। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, हमने कितनी औरतों को, गरीबों को देखा यहाँ पे। भिखारी बार बार एक जगह पे 3-3 4-4 भिखारी 5 मिनट बैठो तो आ जाते हैं। और वो मज़े की बात है, आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे, वो आपसे बोल रहे हैं कोई खाना खिला दो, कोई बोल रहा है चाय पिला दो। मतलब ये है कि आपने उनसे वो हक भी छीन लिया। इंडिया के अंदर आप जाते हैं तो एक गरीब कम से कम आराम से खाना खा के तो सो जाता है, वो किसी से ये नहीं बोलता कि मुझे खाना खिला दो या कुछ कर दो। वंस इन अ ब्लू मून आप किसी को देखते हैं कोई ऐसा आपको मिल गया, वरना तो उनके लिए कम से कम इतना है कि वो अपना खाना पीना आराम से कर सकते हैं। जबकि उनकी आबादी में और हमारी आबादी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मैं आपको तो बताऊँ, इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पहले चूरन बेचा जाता था सोशल मीडिया से पहले, अभी तो सोशल मीडिया आ गया, हर किसी को हकीकत पता चल जाती है। पहले ये जो सोर्स नहीं था किसी के पास, तो यहाँ पे ये चूरन बेचा जाता था, अखबारों के अंदर छपता था कि इंडिया के अंदर 30 करोड़ लोग चूहे खाते हैं। 30 करोड़ लोग इंडिया के अंदर चूहे खाते हैं, हैरत वाली बात। ये अखबारों में यहाँ पे छपता था। और ये कहा जाता था 20 करोड़ लोग, आधी से ज़्यादा आबादी इंडिया की, उनकी उसके पास टॉयलेट ही नहीं है। और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त हुई कि थोड़ी बहुत होगा मसला, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं था जो यहाँ पे झूठ आवाम को बढ़ाया जाता था। क्योंकि देखें वो भी आपके स्टैंडर्ड को समझते हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा इनको सिर्फ खजूरी चिपका दो, इनकी औकात ही यही है। तो इसीलिए आपको खजूर दे दी है कि आप रमज़ान तो गुजार लो, बाकी बाद में देखी जाएगी। फिर उसके बाद कुछ और मंजन आएगा वो आपको दे देंगे, मतलब भीख ही देंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। तो आप उसी के काबिल है ना, भीख के काबिल है। भीख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। बाकी इंडिया की जो बात आप कर रहे हैं, उनको आता है अपने मुल्क में इन्वेस्टर को लाना, उसको सिक्योर करना, उससे निकलवाना और अपनी ही पब्लिक को फिर दोबारा उन्हीं की कंट्रियों में भेज करके वहाँ से ज़रा मुबादला कमाना। और वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जानते हैं इन चीज़ों में। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमने जो भी बातें बोली हैं ये हमने सिर्फ दुख में और परेशानी के आलम में बोली है। ना तो हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई नाराज़गी है, लेकिन ये मुल्क हमारा है। क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़रूरी है भाई। गलतियाँ हाईलाइट नहीं होंगी तो फिर गलतियों का निशानदेही किए बगैर तो दुरुस्त हो ही नहीं सकती है ना। आप ये नहीं कर सकते ना कि कोई भी क्रिटिसाइज़ करे उसको उठा करके आप जेल में बंद कर दें, ब्लैकमेल करें, उनके साथ बदतमीज़ी करें। ये कोई तरीका नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे और चेंजेस नहीं लेकर के आएंगे, ये चीज़ें कभी भी तब्दील नहीं। ये चीज़ें कंपेयर करने के लिए हमने अपने चैनल का नाम कंपैरिजन टीवी रखा है। आपने जो बातें कर दी हैं, ये बातें थोड़ा टाइम पहले कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, इन बातों से आप क्या समझते हैं? आपकी जान को ख़तरा हो सकता है जो आपने बातें की हैं, अगर वीडियो वायरल हो जाए तो? सर, वीडियो वायरल हो, जान को ख़तरा हो, आज नहीं तो कल तो जाना है। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र शायद लगते होंगे जवान, लेकिन है नहीं, तो वैसे नहीं तो किसी और तरीके से नहीं। आपने जो खुल के बातें की हैं, इससे आप क्या समझते हैं? आपकी जान को ख़तरा हो सकता है? जान का तो ख़तरा, क्योंकि आपने बातें बड़ी खुल के की हैं। जान को तो ख़तरा हर एक को है। कौन महफूज है?
हम महफूज ही तो नहीं है ना, ये तो मसला है। हम महफूज नहीं है और एक लिमिट तक हर चीज़ होती है। अब हर चीज़ लिमिट से क्रॉस हो गई है। अब तो जिसको हम बच्चे थे और जिसको हम जानते थे, देखिए जो ऑनेस्ट बात है वो ये है कि देखें हर 4 साल के बाद 3 साल के बाद एक नया जर्नल आता है। हम हर जर्नलों को तो नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का कौन सा जर्नल है, इंग्लैंड का कौन सा जर्नल है, कनाडा का कौन सा जर्नल है? हम तो उनका तो ये किरदार ही नहीं होता, वो तो अपने सिर्फ मुल्क को डिफेंड करते हैं। उनका काम ही है मुल्क को डिफेंड करना, उनका काम ही नहीं है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना। अब वो इन्वॉल्वमेंट क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो किसी और चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ डॉलरों की इन्वॉल्वमेंट है, ज़मीनों की है, बाहर का सेटअप होना है, फिर कुछ डर का भी फैक्टर है। वो माई बाप लोग हैं, हमला ना कर दें। तो जो इन्होंने बात की है ना, इनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। जो इन्होंने खुल के बातें की हैं, इस तरह की बात बहुत कम लोग करते हैं। ख़ास करके कराची की मैं बात करूँ, यहाँ पे तो लोग बहुत ही ज़्यादा एहतियात करते हैं। तो माशाल्लाह दिलेर इंसान नज़र आए मेरे को, खुल के इन्होंने बातें की है। मैं तो समझता हूँ कि सऊदीया ने जो 100 टन खजूरें दी है ना हमको, ये अच्छी ही है हमारे लिए। ये नहीं मिलेंगी तो पता चलेगा ये अभी हम लोग ये मिनरल वाटर का पानी पी रहे हैं, तो थोड़े दिनों बाद नाले का पानी पियेंगे। खाने के लिए होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? हालात इस तरह पे पहुँच गए ना। मुझे ऐसा लगता है कि फ़लस्तीन जो है ना, वो बेसिकली वो फ़लस्तीन नहीं है, ये फ़लस्तीन है जिधर हम रह रहे हैं। वो एक जगह पे देख रहा था, बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तानी चाँद पे पहुँच गए। चाँद पे इस तरह पहुँच गए कि चाँद के ऊपर ना हवा है, ना चाँद के ऊपर, ना आपको चाँद के ऊपर सड़कें मिलेगी, ना चाँद के ऊपर गैस मिलेगा, ना बत्ती मिलेगी, ना पानी मिलेगा। तो पाकिस्तानी तो चाँद के ऊपर ऑलरेडी, इंडिया कहाँ से चाँद पे पहुँच गए? पाकिस्तानी तो 70 साल से चाँद पे रह रहे हैं। पाकिस्तान तो है ही ना, चाँद पे ही तो है। आपके पास क्या सहूलत है मुझे बता दें आप? आपके पास कोई भी सहूलत नहीं है। कराची जैसे शहर के अंदर गैस ही नहीं है, गैस लाइट भी नहीं है सर। आप तो गैस तो बहुत अलग चीज़ हो गई, लाइट ही नहीं है जिससे दुनिया के मामला चलेंगे घर के अंदर या कारोबार के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? बिजनेसमैन परेशान है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। आप इंडिया से कंपैरिजन क्यों करते हो हमारा? हम कुछ भी नहीं है भाई। हर बांग्लादेश हमसे आगे है। वो हमारे यार, मैं खुश होता हूँ इंडिया के लिए, मैं खुश हूँ भाई। बेशक हमारा ओपोनेंट मुल्क है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि उसने अपनी आवाम को चीज़ दी हुई है यार। अपनी आवाम को उसने दिया है कि भाई आपको ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया है, आप इसको करो, सीखो, काम करो। ये आपका ज़ाती मामला है, आप करो ना करो वो आपका ज़ाती है, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म दिया है आपको। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है बीजेपी, इंडिया की मोदी सरकार की जो है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात बीजेपी है जो इंडिया के पास है। इंडिया में जो आज तक स्टेबिलिटी है ना, उसके कुछ वजूहात हैं, जो ये कि इंडिया कोई चाहे ना चाहे उसे बीजेपी को वोट देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वजह से। और क्यों ना दे, और अगर वो दे रहे ना, वो चाहे बदमाशी से वोट ले रहे हो या किसी भी चीज़ से, वो काम लाजमी कर रहे हैं भाई। उन्होंने अपनी आवाम को खुश रखा है, बात सारी है। खुश नहीं तो कम से कम वहाँ की जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो ये नहीं सोच रहे कि यार हम क्या करें, हम भूख से मर रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस बंद हो चुका है। उनमें से मेरे वालिद साहब एक हैं। हमारा अपना ज़ाती बिज़नेस बंद हो गया। हम फर्नीचर का काम करते थे, वो ख़त्म हो गया। हमने अपनी फील्ड चेंज की और हम इस तरफ आए, ठीक है। वरना हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें लगता था कि यार हम अब्बू के साथ काम करेंगे, जो अब्बू का काम है वो हम करेंगे। हमारा बिज़नेस बंद हो गया, मुझे तकलीफ़ है इस चीज़ की। सही है, बहुत शुक्रिया भाई ने, माशाल्लाह यंगस्टर हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं, बहुत अच्छा ओपिनियन दिए। और जितनी भी आपने राय सुनी है, आपने अभी नीचे कमेंट के अंदर ये फैसला करना है किसने सही बात की है, किससे आपको इख्तलाफ है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, वो तो यही है कि बेहतरीन एनवायरनमेंट जब तक क्रिएट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आएगी इधर इस मुल्क के अंदर। और इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया जिसकी वजह से फ़ॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं वो वर्ल्ड के नामी गिरामी और वर्ल्ड के रिचेस्ट तरीन बिज़नेसमैन है। बहुत शुक्रिया।